जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अब इस चैनल पे क्लास 10th की फिजिक्स की जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है, प्रकाश का परावर्तन, वो पढ़ाई चल रही है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है और आज मैं आप लोग के सामने एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये नया टॉपिक नहीं है। इससे पहले इसके बारे में मैंने पढ़ा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसको पढ़ा रखा। ठीक है, बस मैंने सबको क्या किया है, इकट्ठा किया है और यहाँ पे सब कुछ समराइज करके रखा है, जिससे कि क्या होता है, चीजों को आसान याद करना आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कल की टॉपिक जो मैंने पढ़ा था, पिछली वीडियो में जो पढ़ा था मैंने, कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण के सामने रखे वस्तुओं के बने प्रतिबिंब की विशेषता वगैरह क्या है, वो सब मैंने पढ़ा दिया। तो दोस्तों आज उसको मैंने क्या किया, एक साथ किया है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कि पहला टॉपिक हमारा इसमें क्या है कि वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति का मतलब दोस्तों कि वस्तु को कहाँ रखी गई है, और प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब दोस्तों क्या है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे दोस्तों, तो मैंने कल बताया होगा पिछली वीडियो में कि प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब जब भी पूछेगा तो आपसे पूछेगा वास्तविक या काल्पनिक पूछेगा, या सीधा या उल्टा पूछेगा दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में। और दोस्तों एक हमारा लास्ट में क्या, आकार। आकार के बारे में भी बात करेगा कि बड़ा है, छोटा है, बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, बराबर है क्या, इसके बारे में चर्चा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी देखेंगे हम लोग कुछ, यहाँ पे हम लोग को ना एक सीरीज तैयार होगा, एक ट्रिक बनता हुआ दिखाई देगा हम लोगों को। अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि कैसे इसको आसानी से याद किया जा सकता है। और इससे बहुत से ज्यादा क्वेश्चन, इसी में कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, इसी में फंसते हैं, इसी से ज्यादा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट हम लोग हमारा ये बोल रहा है कि ध्रुव। अगर वस्तु को ध्रुव पर रखा जाए दोस्तों, वस्तु को अगर ध्रुव पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी दोस्तों, ध्रुव पर। ठीक है, कहां पे बनेगी, ध्रुव पर बनेगी स्थिति। वास्तविक बनेगी या काल्पनिक, प्रकृति में दोस्तों तो काल्पनिक बनेगी। ठीक है, और काल्पनिक के साथ मैंने हमेशा बोला था आपको कि सीधा लेकर के चलना है। जब भी काल्पनिक की बात करें तो प्रतिबिंब कैसी होगी दोस्तों, सीधी होगी। ठीक है, काल्पनिक के साथ हमेशा क्या होगा, सीधा। और यहाँ पे प्रतिबिंब बराबर बनेगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाया था, यहाँ पे किरण नानक, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ध्रुव है और यहीं पे प्रतिबिंब की बनाने की बात की जा रही है। तो जब हम ध्रुव पर रखेंगे दोस्तों तो ध्रुव पे बनेगी, कैसी बनेगी, काल्पनिक बनेगी। काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा आएगा और सीधा और बराबर आएगा। दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ पे है, ध्रुव और फोकस के बीच। दोस्तों अगर यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे ध्रुव और फोकस है। ठीक है, ये वाली पॉइंट दोस्तों अगर यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ वस्तु को यहाँ रखेंगे दोस्तों, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगी दोस्तों, तो दर्पण के पीछे बनता है। इसकी चर्चा किया जा चुका है, कैसे पिक्चर बनता है उसके बारे में भी मैंने बताया था। ठीक है, तो दर्पण के पीछे बनेगी, कैसी बनेगी दोस्तों, काल्पनिक बनेगी। और काल्पनिक के साथ हमेशा क्या आना है दोस्तों, सीधा। काल्पनिक के साथ हमेशा क्या आएगा दोस्तों, सीधा आएगा। और यहाँ पे जो होता है ना, वस्तु के आकार से क्या होती है दोस्तों, बड़ी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कल बताया कि पिक्चर इसका पीछे यहाँ पे बना था। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, फोकस पे वस्तु को रखा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने कहा रखा दोस्तों, फोकस पे। तो जैसे ही मैं फोकस पे वस्तु को रखूंगा, फोकस पर, तो दोस्तों पिक्चर कहाँ बनेगी, अनंत पे। इसकी भी चर्चा कल हो चुकी है। ठीक है, और अनंत पे बनती है तो कैसी बनती है, वास्तविक बनती है दोस्तों। और वास्तविक के साथ दोस्तों याद रखना कि हमेशा क्या लाना है, उल्टा। हमेशा क्या लाना है, उल्टा लाना है दोस्तों। और पिक्चर कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। एक चीज और याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे आप याद कर रख सकते हो कि ये जो हमारा फोकस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, फोकस, और ये हमारा ध्रुव है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना कि फोकस के अंदर, ये फोकस के अंदर यानी ध्रुव की तरफ पिक्चर को कहीं भी रखेंगे ना दोस्तों, तो प्रतिबिंब कैसी बनेगी, काल्पनिक। याद रखना इस चीज को। ठीक है, ये हमारा फोकस है, फोकस के अंदर। ठीक है, फोकस के अंदर, और ये हमारा ध्रुव है। फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं भी वस्तु को रखेंगे दोस्तों, तो प्रतिबिंब कैसी बनेगी, काल्पनिक बनेगी। याद रखना, काल्पनिक, और साथ में सीधा आएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा फोकस के अनंत पे होगा, वास्तविक होगी, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा लाना, और यहाँ पे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगी। चलो अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में। दोस्तों अगला पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए, तो कहता ये क्या है कि फोकस और केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखते हैं दोस्तों, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है,
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में दोस्तों यहाँ पे ये हमारा इधर अनंत है और ये वक्रता केंद्र है, तो प्रतिबिंब देखो यहाँ पे बनेगी। इसको आई कर दो, ठीक है। या मान के चलो ऐसे कुछ मतलब सिंबल देते या चिन्ह दे देते कि यहाँ पे बनेगी। इधर अनंत लिख लो, यहाँ पे मान के चलो अनंत भी मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी। वस्तु को कहाँ रखेंगे तो फोकस और केंद्र के बीच रखेंगे तो। और कैसी बनेगी दोस्तों? वास्तविक बनेगी। वास्तविक के साथ हमेशा क्या आना है? उल्टा आना है, ठीक है दोस्तों। और प्रतिबिंब क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ा। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बड़ा, ठीक है। अगला दोस्तों हमारा वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर दोस्तों यहाँ रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को दोस्तों, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो दोस्तों आप ध्यान रखो, वक्रता केंद्र पर रखते हैं ना तो प्रतिबिंब जो होती है हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनती है। मतलब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? आई बन जाएगा, ठीक है। वक्रता केंद्र पर ही बन जाती है, ठीक है। और वक्रता केंद्र पर बनती है तो कैसी बनती है? वास्तविक बनेगी। और वास्तविक के साथ दोस्तों क्या लाना है? हमेशा उल्टा लाना है। और बराबर होगा, वस्तु के आकार के क्या हो जाएगा दोस्तों? बराबर, ठीक है। अगला हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में दोस्तों, वक्रता केंद्र हमारा यहाँ है और अंत यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। तो कहता है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब वस्तु को रखेंगे दोस्तों, तो बनेगी कहाँ पे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगी। कहाँ बनेगी दोस्तों? वक्रता केंद्र। मान के चलो हमने क्या किया यहाँ पे सी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे भी ना सब लिखते चलते इमेज के बारे में भी, ठीक है। ये हमारा रिश्ता यहाँ पे वो होता। तो देखो यहाँ पे एक इमेज यहाँ बन रहा है हमारा, एक इमेज यहाँ बन रहा है हमारा। अब क्या बोल रहा है दोस्तों कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहेगी, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगी। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच इमेज बनेगी दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और वास्तविक के साथ हमेशा दोस्तों क्या होगा? उल्टा उल्टा और छोटा बनेगा, ठीक है। अगला हमारा कहता है अनंत पे। जब वस्तु को मैंने क्या किया? अनंत पे रखा दोस्तों। वस्तु को हमने क्या किया? मान के चलो ये अनंत है और हमने क्या किया? यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो दोस्तों जब मैंने अनंत पे रखा तो हमारा प्रतिबिंब जो बना वो कहाँ पे बना है? फोकस पे। कहाँ बना दोस्तों? ये फोकस हमारे फोकस पे बना है, ठीक है। हमारा फोकस पे बना है। कैसा बना दोस्तों? वास्तविक बना। वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा लाना है और यहाँ पे क्या है? बहुत ही छोटा, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। अब इसे हम ठीक समझते हैं कि होता क्या क्या हो रहा है, या इसको याद कैसे रखना क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आप इन दोनों को ध्यान में रखो कि फोकस, ठीक है, ये फोकस के अंदर प्रतिबिंब को कहीं भी रखेंगे दोस्तों तो कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक चीज आप गौर करो कि प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में मैं बात करूं दोस्तों, तो सब जगह क्या आ रहा है? वास्तविक। सब जगह क्या आ रहा है? वास्तविक। और क्या आ रहा है? उल्टा। क्या आ रहा है? उल्टा। मतलब कहने के यह है कि फोकस के अंदर, ठीक है, फोकस के अंदर, फोकस और ध्रुव के बीच, या ध्रुव पर बोले, फोकस के अंदर कहीं की बात करें दोस्तों तो काल्पनिक रहेगी। और फोकस के बाहर, फोकस की इस तरफ बाहर अगर बात करें दोस्तों तो हमेशा क्या रहेगी? वास्तविक रहेगी। हमेशा क्या रहेगी दोस्तों? उल्टा रहेगी। एक पॉइंट आपका याद रखना है कि फोकस के अंदर जब भी जाएगा, फोकस के अंदर की मैं बात करूंगा दोस्तों तो काल्पनिक और सीधा होगी। और फोकस के बाहर की तरफ बात करूंगा दोस्तों, इस तरफ बात करूंगा तो हमेशा वास्तविक आएगी और हमेशा क्या होगा दोस्तों? उल्टा आएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और गौर करो आप, अगर फोकस के बाहर की बात करो, बाहर इधर इस तरफ भी बात करो, इस तरफ भी की बात करो दोस्तों, तो आकार की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इधर की तरफ आ जाओ तो आकार की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने फोकस पे रखा है तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है बताओ? फोकस पे जैसे ही मैंने रखा तो प्रतिबिंब की आकार क्या है दोस्तों? बहुत बड़ा है, ठीक है। फोकस पर जैसे मैंने रखा है तो प्रतिबिंब क्या है? बहुत बड़ा है। फोकस से थोड़ा सा और अगर बाहर आते हैं दोस्तों तो यहाँ पे देखते हैं बड़ा है। उस पर क्या है दोस्तों? बराबर है। उस पर क्या है दोस्तों? छोटा है। उस पर क्या है दोस्तों? बहुत ही छोटा है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? फोकस के बाहर की मैं बात करूं, फोकस के बाहर की दोस्तों, तो फोकस पर अगर है या फोकस के बाहर आएंगे दोस्तों तो जैसे जैसे मैं दर्पण से दूर जा रहा हूं, ठीक है, देखो एक सी और इसके बीच सी, ऐसे जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं दोस्तों प्रतिबिंब की आकार क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। मतलब देखो एक पर नजदीक में है तो बड़ा, बहुत बड़ा है। उससे थोड़ा सा दूर आ गया है दोस्तों तो बड़ा हो गया। उससे थोड़ा सा और दूर आए दोस्तों, सी पर आए तो बराबर हो गया। उससे थोड़ा सा और दूर गए दोस्तों तो छोटा हो गया। और अगर अनंत पे चले गए तो दोस्तों बहुत ही छोटा हो गया। मतलब जैसे अवतल दर्पण से वस्तु को मैं दूर रखते जाता हूं दोस्तों, वैसे ही प्रतिबिंब क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है, ठीक है दोस्तों। ये भी आप ट्रिक के साथ याद रख सकते हो कि दर्पण से जैसे प्रतिबिंब को दूर रख, वस्तु को दूर रखते जाएंगे ना दोस्तों, तो उसका प्रतिबिंब का जो आकार होगा क्या होगा दोस्तों? छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारा क्लियर हो गया।
दोस्तों अब यहाँ पे जादू देखो, ठीक है। अब यहाँ पे जादू में दिखाता हूँ आपको क्या जादू दिखना है। यहाँ पे एक चीज गौर करो आप कि ध्रुव ध्रुव पर तो हटा दो, और ध्रुव के बीच फोकस और इसकी ध्रुव के बीच वाला हटा दो। ये दोनों फर्स्ट वाली हटा दो, सेकंड वाली दोनों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसको देखो, इसको देखो, कुछ चीज दिखेगा आपको। कह रहा है कि फोकस पर जैसे ही मैंने वस्तु को रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनी है दोस्तों, अनंत पे। फोकस पे मैंने वस्तु को रखा है दोस्तों, तो प्रतिबिंब कहाँ बनी है दोस्तों, अनंत पे। फोकस पे वस्तु को रखे हैं और प्रतिबिंब कहाँ बनी है, अनंत पे बनी है दोस्तों। अब इसके नीचे जस्ट नीचे आ जाओ आप, यहाँ पे इसके नीचे आ जाओ, जस्ट नीचे आ जाओ। देखो यहाँ पे कि वस्तु को मैंने कहा रखा है, अनंत पे। तो फोकस कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बनी है दोस्तों, फोकस पे। कुछ चीज समझ में आपको कि फोकस पे वस्तु को रखेंगे दोस्तों, प्रतिबिंब बनेगी अनंत पे। अनंत पे रखेंगे दोस्तों तो कहां बनेगी, फोकस पे। कुछ चीज समझ में आ रहा है, एक दूसरे का उल्टा हो रहा है, ठीक है। देखो ये दोनों और ये दोनों देखो, फोकस पे तो अनंत पे। मतलब कहने का है यहाँ फोकस पे प्रतिबिंब को रखेंगे, वस्तु को रखेंगे दोस्तों, प्रतिबिंब कहां बनेगी, अनंत पे। अगर वस्तु को मैंने अनंत पे रखा दोस्तों तो प्रतिबिंब कहां बनेगी, फोकस पे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि फोकस पे अगर प्रतिबिंब वस्तु को रखी गई है तो प्रतिबिंब कहां बनेगी दोस्तों, अनंत पे। अगर अनंत पे रखे गई दोस्तों तो कहां बनेगी, फोकस पे। अब इस पे आ जाओ, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में वस्तु को रखे हैं, कहां रखे दोस्तों, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में वस्तु को रखे हैं, तो प्रतिबिंब बनी है अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में। कोई दिक्कत। अब नीचे आ जाए थोड़ा सा, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में रखे हैं दोस्तों, तो कहां बनी है, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनी है दोस्तों। मतलब ये दोनों की बात कर लो, ठीक है, इसकी बात कर लो। तो यहाँ पे समझते हैं पिक्चर में, कह रहा है कि फोकस और केंद्र के बीच में दोस्तों, फोकस और केंद्र के बीच में ये हमारा आता है। तो अगर फोकस और केंद्र के बीच में वस्तु को मैंने यहाँ पे रखा है दोस्तों, तो प्रतिबिंब कहां बनेगी, अनंत और केंद्र के बीच में वस्तु, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मतलब कहने का यह है कि अनंत और केंद्र के बीच में रखेंगे दोस्तों तो फोकस और ध्रुव के बीच बनेगी, फोकस और केंद्र के बीच बनेगी। अगर केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे दोस्तों तो प्रतिबिंब कहां बनेगी, यहाँ पे बनेगी, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में बनेगी दोस्तों, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, वक्ता केंद्र की बात करते हैं दोस्तों, तो वक्ता केंद्र पर है तो वक्ता केंद्र पर ही बनेगी। मतलब ये हमारा बीच वाला है कि वक्ता केंद्र पर अगर है दोस्तों तो वक्ता केंद्र पर ही बनेगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आपको बहुत ही काम की चीजें हैं, बहुत ही याद रखने की चीजें हैं, ठीक है। अगर मान के चलो, अगर पिक्चर आपके पास है, पिक्चर याद रखते हो, तो एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो तो वहां पे आप पिक्चर के सहायता से आप बता सकते हो सारी चीजों के बारे में कि कौन सा क्या है, नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए दो दर्पण और है साथ में, यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। दो दर्पण और है, उसकी भी चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पे साथ में। दोस्तों मैंने फर्स्ट वाला आपको बताया होगा समतल दर्पण। फर्स्ट वाला हमने क्या बताया था, समतल दर्पण। समतल दर्पण मैंने बताया था दोस्तों। तो समतल दर्पण में बताओ दोस्तों, स्थिति क्या थी प्रतिबिंब की, याद है। पर अगर वीडियो पढ़े होगे तो याद होगा कि समतल दर्पण की स्थिति, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी। तो दोस्तों दर्पण के पीछे थी, ठीक है, दर्पण के पीछे थी, ठीक ना। और कह रहा है कि प्रकृति क्या थी दोस्तों, जब भी दर्पण के पीछे बनेगा दोस्तों तो याद रखना, दर्पण के पीछे जब भी बनेगा तो काल्पनिक होगी, ठीक है, काल्पनिक होगी। और इसके साथ में दोस्तों क्या आएगा, हमेशा सीधा आएगा, ठीक है। और आकार की बात करेंगे दोस्तों तो याद रखना, आकार में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। आकार में क्या हो जाएगा, बराबर। दोस्तों एक दर्पण और मैंने पढ़ा आपको, और आपने पढ़ा है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ समतल दर्पण हो गया, यहाँ पे उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तल दर्पण में अगर स्थिति की बात करेंगे दोस्तों, स्थिति की बात करेंगे हम कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों याद करो, दर्पण के पीछे बनेगी और ध्रुव और फोकस के बीच बनेगी। दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे एवं ध्रुव और फोकस के बीच बनेगी दोस्तों, फोकस के बीच बनेगी, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ाया जा चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी प्रकृति के बारे में। इसकी प्रकृति क्या होगी दोस्तों, तो दोस्तों इसकी प्रकृति क्या बताया गया था कि अभी भी मैंने बताया कि दर्पण के पीछे जब भी बात करें, दर्पण के पीछे जब भी बात करें दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, काल्पनिक। और दोस्तों याद रखना, काल्पनिक के साथ हमेशा क्या आता है, सीधा। काल्पनिक के साथ हमेशा क्या आएगा, सीधा। दोस्तों इसका आकार बता दो, तो आकार क्या हो जाएगा दोस्तों, वस्तु से छोटा। आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा। आकार हो जाएगा दोस्तों वस्तु से छोटा, ठीक है। चलो कभी कभी क्या करता है, तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है। आप बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो,
सब में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और याद रखना कि तीनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब तीनों को क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आप एक चीज ध्यान रखना कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है तीनों में बना हुआ है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है तीनों में, देखो काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पे भी है, काल्पनिक प्रतिबिंब दोस्तों यहाँ पे भी है, और काल्पनिक प्रतिबिंब दोस्तों यहाँ पे भी है। और एक चीज को गौर करो आप कि समतल और उत्तल में हमेशा काल्पनिक है, हमेशा सीधा है, ठीक है दोस्तों, और हमेशा दर्पण के पीछे भी है। एक चीज और ध्यान रखना कि उत्तल दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा बनता है और समतल दर्पण में बराबर बनता है दोस्तों। और एक उत्तल दर्पण जो हमारा है उसमें क्या है, सब टाइप का बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा बनता है, बराबर बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कौन कौन से, काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, ठीक है, या किस दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन में मान के चलो समतल हो, उत्तल हो और अवतल हो, और इनमें से सभी हो दोस्तों, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन में कराऊंगा उस समय और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है। अगर बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है और क्यों किया जाता है का सवाल हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूं, एक इकट्ठे सबको लिख लेता हूं कि कहां कहां किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग दोस्तों हजामती दर्पण, ठीक है, हजामती दर्पण, हजामती दर्पण, हजामती दर्पण कहने का मतलब यह है दोस्तों कि दाढ़ी बनाने वाले, दाढ़ी हम लोग जो बाल और दाढ़ी बनाते हैं ना सैलून में, वहां पे यूज किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में दोस्तों, ठीक है, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा दोस्तों हम लोग देखेंगे कहां पे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका जवाब आगे दिया जाएगा, आगे मैं बताऊंगा, पहले इसको लिख लेते इकट्ठे, ठीक है। तो दोस्तों अगला हमारा हो जाएगा टॉर्च, ठीक है, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, वाहनों के हेडलाइट एवं सर्च लाइट, ठीक है, सर्च लाइट में किया जाता है दोस्तों। टॉर्च तो समझ में आ रहा होगा आपको, वाहनों के हेडलाइट में भी समझ में आ रहा होगा आपको। सर्च लाइट दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप देखे होंगे कोयला के खान में जो लोग यूज करते हैं ना, कोयला के खान में जहाँ पे लोग आदमी काम करते हैं, वहां पे मुंडी पे ना एक ऐसे लगा करके इसकी मुंडी पे एक लाइट होता है, ठीक है, वो सर्च लाइट होता है। या समुद्र में भी देखे होगा आप लोग, जो तैराकी करने वाले जो लोग होते हैं वो समुद्र में जब जाते हैं तो उसके मुंडी पे भी आपने देखा होगा ऐसे बेल्ट लगा के पहनता है और फोकस लाइट मारता है ऐसे दोस्तों, ठीक है। तो सर्च लाइट और हेडलाइट के रूप में किया जाता है। तीसरा हमारा दोस्तों ये है, अभी सबके बारे में मैं बताऊंगा कि क्यों किया जाता है, ठीक है। तीसरा हमारा है दोस्तों नाक, कान, गले एवं दांत के डॉक्टरों द्वारा, ठीक है, डॉक्टर द्वारा, मतलब नाक कान गले एवं दांत के जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा इसका यूज किया जाता है। चौथा हमारा दोस्तों सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में, ठीक है दोस्तों, क्यों किया जाता है चर्चा करूंगा अभी थोड़ी देर में दोस्तों। अगला साथ में यह भी लिख लेता हूं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का उपयोग दोस्तों वैसे तो बोर्ड एग्जाम के लिए एक काफी है कि गाड़ी के साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में, पीछे देखने के आईने के रूप में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें दोस्तों तो इतना काफी है, लेकिन कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तल दर्पण या स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट जानते हो आप लोग दोस्तों, जो गली में जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, तो क्वेश्चन पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्त लोग हैं उनको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्ट्रीट लाइट में कौन सी दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो स्ट्रीट लाइट जो हमारा होता है ना, स्ट्रीट लाइट, तो स्ट्रीट लाइट में
स्ट्रीट लाइट में दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, याद रखना। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाएगा स्ट्रीट लाइट में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। अभी मैंने बताया आपको कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसका आंसर आप बताएंगे कि क्यों किया जाता है, इसको देखते हैं हम लोग। एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो क्यों किया जाता है, क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का बड़ा तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि जो अवतल दर्पण जो होता है तो वो क्या करता है, अगर उसके नजदीक में रखा जाता है ना तो वो वस्तु का क्या करेगा, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब दोस्तों कहने का यह है कि हमने पढ़ा था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि अगर यहाँ पे फोकस और पी है दोस्तों, तो फोकस और पी के बीच में अगर कहीं भी वस्तु को रखेंगे दोस्तों तो प्रतिबिंब कैसी बनेगी दोस्तों, काल्पनिक बनेगी, सीधा बनेगी और बड़ा बनेगी। मतलब वही कह रहा है यहाँ पे कि अगर निकट रखेंगे तो बड़ा तथा सीधा बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा, बड़ा सीधा बने, जब दाढ़ी बनाया जाता है दोस्तों तो कोई बाल छूट ना जाए, अच्छे तरीके से फेस दिखाई दे, इसलिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का अगर इसके जगह पे यूज किया जाएगा दोस्तों हजामती दर्पण के रूप में, तो क्या होगा, क्या दिक्कत आएगी, क्या परेशानी आएगी दोस्तों। तो हजामती दर्पण में अगर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाएगा दोस्तों, तो उत्तल दर्पण के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि हमेशा क्या होती है, छोटी प्रतिबिंब बनती है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों अगर मान के चलो नजदीक चेहरा लेके भी जाएंगे तो भी दोस्तों क्या हो जाएगा, चेहरा हमारा छोटा दिखाई देगा, फेस हमारा छोटा दिखाई देगा, और जिससे क्या होगी, बाल छूटे हैं नहीं छूटे ये सब क्लियर दिखाई नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 नंबर में हमारे एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान रखना है और इसका आंसर भी देना है। ठीक है, अगला है दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, गाड़ी के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में क्यों किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कहता है दोस्तों कि टॉर्च, गाड़ी के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है प्रवर्तक के रूप में, और प्रकाश स्रोत को अवतल दर्पण के फोकस पे रखा जाता है दोस्तों। तो क्या होता है, प्रवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज प्राप्त होती है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जैसे ही फोकस पे प्रकाश स्रोत को रखेंगे दोस्तों तो क्या होगा, परावर्तन के बाद क्या होगा, उससे किरण पुंज हमें परावर्तन मिलती है, परावर्तन समानांतर किरण पुंज हमें मिलेगी परावर्तन के बाद। ठीक है दोस्तों, देख लो आप कभी गौर करना, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, उस गाड़ी का हेडलाइट जाके देखना आप, तो आपको जो बॉल जो होगा ना, लाइट जो लगी रहती है ना, उसके पीछे देखना दोस्तों सिल्वर जैसा चमकीला पदार्थ जो अंदर, और वो भी ऐसा बना होता है, ऐसा देखना गाड़ी के हेडलाइट में कुछ ऐसा टाइप का बना होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, बल्ब लगी होती है। ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगी होती है और गाड़ी का ये हेडलाइट होता है। ठीक है, और इधर क्या होता है, चमकीला पदार्थ होता है, देखना शीशे की तरह होगा ये। ठीक है, इस लाइट को क्या किया जाता है, इसके फोकस पे रखा जाता है, जिससे कि क्या होगा, हमें समानांतर किरण पुंज प्राप्त होगी और क्या होगी, दूर तक चीजें दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, अगर मान के चलो, अगर यहाँ पे अगर टॉर्च में मान के चलो या गाड़ी की हेडलाइट में मान के चलो दोस्तों उत्तल दर्पण यूज किया जाएगा, तो दोस्तों एक काम करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे अगर उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, प्रतिबिंब ये जो है हमारा ऐसे करके फैलता हुआ ऐसे ही रह जाएगा। हमारे पास 2 टॉर्च होती है, देखे होगे, गौर करना आप, अब पता नहीं आता है कि नहीं आता है उस टाइप का टॉर्च। एक टॉर्च ये होता था और एक टॉर्च हमारे पास ये होता। दोस्तों पहले एक टॉर्च जो आती थी ना वैसे फैलती थी ऐसे, तो ये क्या होता था, ज्यादा दूर तक नहीं इसकी लाइट नहीं जाती थी, और एक लाइट दोस्तों आती है जो लंबी जाती है ऐसे। ठीक है, और दोस्तों ये वाली लाइट जो है हमें अभी भी देखने को मिल सकता है, जो पुलिस जो होते हैं ना उनके हाथों में देखना ऐसी टॉर्च मिलेगी आपको, पतली वाली और बड़ी वाली भी मिलती है। रेलवे स्टेशन पे जो आरपीएफ वगैरह होते हैं दोस्तों उनके हाथ में ये देखिएगा। इससे क्या होता है कि टॉर्च जब जलाते हैं दोस्तों दूर तक क्या होती है, बहुत दूर तक दिखाई देती है। तो इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में भी और सतलाइट में दूर देखने के लिए। अगर मान के चलो गाड़ी के हेडलाइट में नजदीक रहेगा दोस्तों तो एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, गले एवं दांत के डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है क्यों। तो दोस्तों कहता है कि रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणों को
छोटी सी जगह पे केंद्रित कर देता है दोस्तों। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मान के चलो ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अवतल दर्पण है, मान लो बहुत दूर से आती प्रकाश की किरणें, अगर मान के चलो ढेर सारा पैरेलल आ रही है, ठीक है दोस्तों, तो पैरेलल आ रही तो क्या होगा, यहाँ पे मान के चलो फोकस है, ये सारे के सारे क्या करेंगे, फोकस कर देंगे एक जगह पे, ठीक है, इससे क्या होगा, चीजें दिखाई देना स्टार्ट कर देगा बढ़िया से। अब मान के चलो हमारा अंदर गला में क्या फंसा है नहीं फंसा, ठीक है, तो वो हमें क्लियर दिखाई देने लगता है, दांत में छोटी छोटी चीजें अंदर घुसी है, नाक के अंदर हो गया चाहे कान के अंदर हो गया दोस्तों, तो एक जगह प्रकाश जब केंद्रित करती है दोस्तों, तो वो चीजें हमें दिखाई देती है कि उसके अंदर में क्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसी तरीका से यहाँ पे है कि अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में क्यों किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही चीजें होंगी कि बड़ा सा अवतल दर्पण लेंगे ना दोस्तों, अगर इसे सूरज का किरण अगर इस पे डालेंगे तो छोटी जगह पे केंद्रित करेगा, और बहुत देर तक अगर केंद्रित करेगा दोस्तों तो क्या होगा, उससे बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है और वो हम उसका यूज कर सकते हैं। तो सौर भट्टियों में आती ऊष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगहों पर केंद्रित किया जाता है दोस्तों, और फिर उस ऊष्मा का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अगर मान के चलो अवतल दर्पण आपके पास है दोस्तों, उसको ना धूप में अगर रखा जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा ना, एक छोटी सी जगह पे क्या करेगा, फोकस करेगा। अगर उस जगह पे अगर कोई भी चीजें रखी जाएंगी दोस्तों, तो क्या होगी, उस चीज को जला देंगी, ठीक है। जैसे मान के चलो ऐसे ये अवतल दर्पण बना लो, और दूर से आएगी प्रकाश की किरण ऐसे, तो एक जगह फोकस पे क्या करेगा दोस्तों, ये फोकस पे प्रकाश की किरण सारा प्रकाशित होती है। अगर यहाँ पे कागज या कुछ रख देंगे ना दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसको जलाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हमारे सामने है, इसको मैंने वीवीआई कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि गाड़ियों के साइड मिरर या पश्च दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्यों। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा कि गाड़ियों के साइड मिरर या पश्च दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का हमेशा सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाती है दोस्तों, ठीक है। अगर मान के चलो हमारे, जैसे मान के चलो हमारी गाड़ी है, ठीक है, और आगे इधर क्या है, साइड मिरर लगी हुई है, तो वहां पे उत्तल दर्पण हमने यूज किया है, तो उससे क्या होता है ना कि कितनी बड़ी गाड़ी भी पीछे से आती है ना, 10 चक्का वाली ट्रक हो या 22 चक्का की ट्रक हो, वो ना नजदीक आते हुए भी क्या होती है, पूरी गाड़ी जो है ना उसमें दिखाई देती है, जिससे कि एक्सीडेंट होना नहीं होता, एक्सीडेंट होने से बच जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अगर अवतल दर्पण का उपयोग अगर किया जाएगा दोस्तों तो क्या होगा, अगर अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे दोस्तों, तो हम लोग ने देखा है कि अवतल दर्पण में हर जगह पे क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति, उसका आकार, है ना, उसकी प्रकृति सारे के सारे चेंज होते रहते हैं। अगर मान के चलो फोकस के पास रहेगा तो कुछ और दिखाएगा, ध्रुव के पास रहेगा तो कुछ और दिखाएगा, फोकस और केंद्र के पास रहेगा तो कुछ और दिखाएगा दोस्तों। इसके वजह से क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। और समतल दर्पण का उपयोग दोस्तों अगर किया जाएगा तो क्या होगा, तो समतल दर्पण का उपयोग अगर करेंगे दोस्तों, तो जितना दूरी पर वस्तु रहेगी उतना दूरी पर, और जितना बड़ा होगा दोस्तों उतना बड़ा दिखाई देगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा कि पीछे कि वो ट्रक जो है वो 10 चक्का का या 6 चक्का का या 16 का या 22 का या कितना का, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, हमेशा इस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।